पूरा वो चार्ट है उसको काट कर लो। समझ में आया? ओके। देन पेज नंबर 38, कैन यू रिकॉल? समझ में आया? तो उसको क्रॉस करो। कहाँ तक करेंगे? वो दिया है वहां तक, बॉक्स को हाथ नहीं लगाना है। ओके। सेम पेज पे ऑब्जर्व एंड फील द इंफॉर्मेशन। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, ये क्वेश्चन पहले आता था 2 मार्क के लिए, लेकिन अभी नहीं आने वाला है, तो पूरा क्रॉस कर लो उसको। नेक्स्ट है कंप्लीट द चार्ट। सबको मिल रहा है? हाँ, पूरा चार्ट ही कट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ओके। हाँ। पेज नंबर 40, डू यू नो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, वो भी कट किया है। देन पीक इनटू द हिस्ट्री, कट कर लो। देन अगेन चार्ट है 40 पेज पे, वो चार्ट भी कट कर लो। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देन ये सर्च एंड डू यू नो, लेट्स डिस्कस, इंटरनेट इज माय फ्रेंड, एंड ऑलवेज रिमेम्बर, पूरा का पूरा सब कट किया है। ओके। देन पेज नंबर 42, खाली लास्ट वाला बॉक्स है वो कट कर लो। देन पेज नंबर 43, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, कट कर लो। उसके नीचे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कट कर लो। देन थिंक एंड आंसर, कट कर लो। वही खाली उतना ही करना है। माय रोल इन एनवायरमेंट है, हमें लेसन पढ़ने के लिए है, वो टॉपिक है हमें। ओके। देन पेज नंबर 45, रिकॉल अ लिटिल, बस उतना ही लाइन कट करना है। ओके। देन डू यू नो, कट कर लो। ऑलवेज रिमेम्बर, कट कर लो। थिंक। ओके। हाँ, हो गया वहां तक। सब सबने किया क्या? एक बार देखती हूँ मैं। सबने मार्क किया? कोई प्रॉब्लम है? किसी ने नहीं किया? कुछ समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया और आवाज भी मेरा क्लियर आ रहा है? ओके, देन नो प्रॉब्लम। चलो हम जाएंगे सीधा हमारा लेसन पे। ये है हमारा लेसन, लेसन नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग आज का लेसन है, क्योंकि ये पूरा एनवायरमेंट पे बेस पे, एनवायरमेंट पे डिपेंड है। और एनवायरमेंट हमारे लिए क्या है, ये आज आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। ओके। तो एनवायरमेंट का केयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और हमें कैसे करना है ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो अभी इकोसिस्टम रिव्यू। तो इकोसिस्टम क्या होता है ये पहिले आपको मालूम होना चाहिए। बघा मुलांनो, इकोसिस्टम काय असते? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रत्येक गावामध्ये एखादं तळ असतं बघा. तर त्या तळ्यामध्ये पहिलं मुख्य म्हणजे तळ्यामध्ये मासे असतात, शेवाळ असतं, तळ्याच्या साईडला झाडं असतात, झाडांवर पक्षी असतात, साईडला कुठेतरी बेडूक असतात, कुठेतरी झाडं झुडपं असतात. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं काय आहे की हा एक तुमच्या गावामध्ये किंवा तुमच्या आसपास जो एक तळ असतं ते एक इकोसिस्टम असते. आणि आवर अर्थ इज द बिगेस्ट इकोसिस्टम. समजलं सगळ्यांना? म्हणजेच इकोसिस्टम म्हणजे काय की जिथे तुमचे सगळे प्राणी, वनस्पती किंवा बायोटिक अबायोटिक असे दोन्ही फॅक्टर एकत्र असतात, त्याला म्हणायचं इकोसिस्टम. आता हे जे इकोसिस्टम आहे ते इकोसिस्टम मध्ये काय काय असतं आणि ते कोण कोणावर कसं डिपेंड असतं ते तुम्हाला ह्या फूड चेन मध्ये दाखवलंय. त्या फूड चेनला एक्सप्लेन करण्यापूर्वी मी थोडस तुम्हाला हे जरासं एक पॅराग्राफ वाचून दाखवते आणि मग एक्सप्लेनेशन देते. ओके. हाँ, ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interaction with each other. तो इसमें इकोसिस्टम तो मैंने आपको बता दिया,
फर्स्ट ध्यान में रखना है कि एक पॉन्ड इज द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम एंड अर्थ इज द बिगेस्ट इकोसिस्टम। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक क्या रहता है, जो लिविंग थिंग रहते हैं उनको सबको हम बायोटिक बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग रहते हैं उनको हम अबायोटिक बोलते हैं। मालूम हो गया सबको? हाँ। एंड देयर इंटरेक्शन, मतलब उनका एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन है, एक दूसरे से कितना उनका इफेक्ट होता है, रिलेशन क्या होता है, ये ये इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, दैट मीन्स बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स both are plays an important role and in ecosystem. Producers like plants are important. Why are plants known as producers, or why plants called as producer? If anyone is know, प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीधा वो अपना जो फूड है वो तैयार कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड उसके अंदर जो क्लोरोफिल रहता है उसकी वजह से प्लांट्स अपना खुद का फूड तैयार करते हैं। ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते, वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। और उसके ऊपर जो डिपेंड रहता है, अभी एरो के थ्रू से हम फूड चेन देखेंगे, देखो वो ग्रास जो रहता है, जो प्लांट बोले हैं उसके ऊपर डिपेंड कौन रहता है, ये ग्रास हॉपर रहता है। देन ग्रास हॉपर के डिपेंड, मतलब ग्रास हॉपर को कौन खाता है, वो फ्रॉग खाता है। तो फ्रॉग के ऊपर कौन डिपेंड रहता है, स्नेक्स रहते हैं। और स्नेक को खाने वाला कौन रहता है, ईगल रहता है। और आफ्टर सम इयर्स ईगल तो मर जाता है, तो मरने के बाद वो कहाँ जाता है, सीधा जमीन पे गिर जाता है। तो जमीन पे वो सालों भर जैसे कि वैसा रहता है क्या, आफ्टर सम मंथ, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोजेस। तो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो कौन करता है, जो जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हम बोलते हैं ना, वो सब डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो इसलिए ये फूड चेन में सबको अलग अलग नेम दिया है, और उनको अलग अलग नेम से ऐसा उनका रोल, इम्पोर्टेंट रोल क्या है ये भी हमें बताया है। तो फिर से चलेंगे हम एक्सप्लेनेशन पे। परत एकदा मराठीतनं सांगते बघा मुलांनो, फूड चेन काय असते, की वनस्पती आहेत त्या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात, म्हणून त्यांना प्रोड्युसर म्हणतात, उत्पादक म्हणतात, कारण त्या कुणावर डिपेंड नाहीत। पण मात्र त्यांच्यावर डिपेंड असणारा ग्रास हॉपर आहे, त्या ग्रास हॉपरला खाणारा बेडूक आहे, बेडकाला खाणारा साप आहे, सापाला खाणारा ईगल आहे म्हणजे गरुड आहे, आणि गरुड मेल्यानंतर तो जमिनीत पडतो, आणि काही दिवसांनी त्या नष्ट होऊन जाते त्याची बॉडी। मग ते नष्ट होतं म्हणजे काय होतं, ते नष्ट करण्यामागे कोण आहे हे सांगणारे जे आहेत ते आपले बॅक्टेरिया असतात, आणि त्या बॅक्टेरिया कुठे असतात, जमिनीमध्ये असतात। समजलं? म्हणजेच हे सगळं एकमेकांवर डिपेंड आहे, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे फूड चेन। ओके। तो प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इम्पॉर्टंट। Herbivores like deer, goats, sheep, cattle, horse, camel, etc. feeding upon the producers also important. म्हणजेच आता आपल्या ह्या फूड चेन मध्ये तुम्हाला फक्त काय केलंय, त्यांनी एक ग्रॉस हॉपर दाखवलाय, पण ग्रॉस हॉपर सारखेच गवतावर जगणारे किंवा गवत खाऊन जगणारे, वनस्पती खाऊन जगणारे बरेच प्राणी आहेत, आणि त्यांची नावं तुम्हाला दिलीत बघा। कोण कोण आहे, डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्स, कैमल्स, सब सब के सब है वो ग्रास खा के अपना लाइफ जी लेते हैं। तो मतलब उनका फूड ही ये प्लांट्स और ग्रास होता है। ओके। देन फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आर आल्सो important. Predators like lion and tiger, which prevent the population of herbivores is also equally important. देखो, अभी ये जो डियर है, गोट है, शीप है, उनको खाने वाला जंगल में रहते हैं कौन है, वो लायन और टाइगर। दो ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम्पल आपको दिया है कि वो जो है उनको कार्निवोरस बोलते हैं। जो ग्रास खा के बड़े हो जाते हैं, जो जिनका फूड ग्रास रहता है उनको हर्बिवोरस बोलते हैं। ओके। देन जो एनिमल्स खा के अपना एनिमल्स अपना फूड लेते हैं उनको क्या बोलते हैं,
कार्निवोरस मतलब ये प्राणी खाते हैं, ओके। which prevent the overpopulation of herbivores are also equally important। अगर ये लायन, अगर इन टाइगर नहीं होते तो क्या होता, जो हर्बीवोरस है ना वो बहुत सारे क्वांटिटी में ये अर्थ पे दिखाई देते हमें, तो उनका पॉपुलेशन एक्स्ट्रा हो जाता, बढ़ जाता, तो प्लांट्स के लिए वो हानिकारक हो जाता। इसलिए उनके ऊपर जो डिपेंड है वो टाइगर और लायन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि वो उनकी पॉपुलेशन या संख्या है वो कम कर देते हैं, ओके। A question may arise in our mind that whether the caterpillars found in nature, organisms present in filthy places, termites, insects present in dung are really useful। हम तो उनको देख के ये और वो करते हैं, छी गंदा लगता है, लेकिन उनका भी रोल अपने ये एनवायरमेंट में कितना इम्पोर्टेंट है ये अभी जाके आपको मालूम होगा। अगर ये ईगल जैसे प्राणी मर जाते हैं और उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता तो क्या हो जाता, ये अर्थ पे गंदगी के गंदगी बहुत सारी फैल जाती। समझ में आया? तो ये टर्माइट्स जो बोलते हैं हम लोग, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत यूजफुल भी है। समझ में आया? However, those organisms are also important though they are dirty। अगर वो दिखने में गंदा है, ऐसा हम लोगों को उसको देख के भी उसको गिल्टी फील होता है, फिर भी ये एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट। समझ में आया? अगर वो डिकम्पोजिशन नहीं करते तो वो सब सड़े पड़े एनिमल्स आपको इस सब जगह पे दिखाई देते। समझ में आया? तो ये है खाली ये अपना जो इंसेक्ट्स रहते हैं, टर्माइट्स रहते हैं, इनकी वजह से वो सब एनवायरमेंट हमारा क्लीन हो जाता है। It means that our existence is due to these factors present around us. Hence, we should care for these। आता सगळ्यांना समजलं? परत एकदा मराठीतनं सांगते सगळ्यांना की सगळ्यात महत्वाचं की फूड चेन ही अतिशय महत्वाची आहे। त्याच्यातला एकही कुठलाही प्राणी कमी झाला तर तुमची संपूर्ण फूड चेन आहे ती स्पॉइल होऊन जाते। कारण सांगते बघा, जर नाकतोडा नसेल तर गवतावर म्हणजे सगळं काय होणार आहे, हे गवत आहे हे सगळं असंच वाढत जाणार आहे आणि मग त्या फ्रॉकची पंचायत होणार आहे की खायचं काय त्यांनी। समजलं? त्यामुळे नाकतोड्यासारखे छोटे छोटे प्राणी खूप महत्वाचे आहेत त्यांच्या पुढच्या प्राण्यांसाठी किंवा पुढच्या स्टेजसाठी। त्याच्यानंतर जर फ्रॉक्स कमी झाले तर स्नेक काय करणार, त्यांचं फूड कुठे मिळणार, कसं मिळणार? स्नेक नसतील तर ते ईगल आहेत त्यांचं काय होणार? आणि जर बॅक्टेरिया नसतील तर हे जमिनीवर मरून पडणारे सगळे प्राणी आहेत त्यांचं काय होणार? म्हणजे थोडक्यात सांगायचं आहे की एन्व्हायरमेंट मध्ये, आपल्या फूड चेन मध्ये एकही एक म्हणजे हे जर घटक नसेल तर आपली संपूर्ण फूड चेन आहे ती स्पॉइल होऊन जाते। समझ में आया सबको? तो ईच एंड एवरी जो ये है अपना फूड चेन का घटक जो वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सबको? तो देखो अभी ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे तो हमें एक ट्रायंगल है, मतलब मुझे लगता है आपने एथ स्टैंडर्ड में सुए होगा, पढ़ा होगा। एक ट्रायंगुलर शेप दिखता, ट्रायंगल दिखाते हैं और उसमें आपको ये सब लेवल दिखाते हैं कि कौन किसको खाता है, और ये लेवल में भी वही चित्र रहता है, वही पिक्चर रहता है, इसलिए उनको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। तो एक रहता है प्राइमरी, दूसरा रहता है सेकेंडरी, तीसरा रहता है टर्शरी एंड लास्ट वाला है उसको अपेक्स बोलते हैं। मतलब ये सबको खाने वाला रहता है। तो पिरामिड क्या रहता है, वो क्या बताता है हमें, ये अभी हम सीखने वाले हैं, ओके। हाँ, तो चलो अभी क्या बोलेंगे अभी। हाँ, ठीक है। लेट्स थिंक में वो एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन मतलब आपको एक पूछा है आपका जनरल नॉलेज चेक करने के लिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देने वाले हैं। क्वेश्चन मैं बताती हूँ। अ बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन अ ट्री फीड अपॉन द फिशेस इज नियर बाय पॉन्ड, वेदर दिस बर्ड इज द पार्ट ऑफ बोथ, बोथ मीन्स वो
ट्री एज वेल एज पॉन्ड इन इकोसिस्टम। तो आप मुझे बता दो, यस और नो, दोनों का है या एक का है? चैट बॉक्स में लिख के दे दो मुझे। जो ट्री पे जो ऐसा उसका घर बना के रहते हैं ना बर्ड्स, तो वो ट्री का भी रहता है पार्ट और पॉन्ड का भी रहता है, यस और नो? यस। दो तीन बच्चे ही आंसर देते हैं, सब सब ने आंसर देना है। नो, व्हाट इज नो? नो का मतलब क्या है? पूरा पूरा बता दो नो। यस, बोथ। अंडरस्टैंड? यस, बोथ। ओके, तो सबको समझ में आ गया? ओके, चलो। तो बोथ कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहली ये बात है कि ट्री जो रहता है उसके ब्रांचेस में वो अपना घर बनाता है, नेस्ट बनाता है। ओके, तो वो उसका उसके लिए ट्री इंपॉर्टेंट हो गया। और सेकेंड थिंग ऐसा है कि जो बर्ड्स है वो ट्री पे रहते हैं, वो अपने आप वो बर्ड में पॉन्ड में जो फिश रहते हैं, छोटे छोटे फिश रहते हैं, उनको अपना फूड बनाते हैं। तो पॉन्ड भी उनका पार्ट हो गया ना इकोसिस्टम का। तो दोनों को दोनों उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था ये बॉक्स, लेकिन अभी आपके लिए तो वो छोड़ दिया है, तो अच्छी बात हो गई, नहीं तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। समझ में आया? हाँ, आपको मैं एक बात बताना भूल गई कि ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो लेसन है हमारा, वो मिनिमम 5 मार्क्स के लिए है और मैक्सिमम अपना एक्स्ट्रा जो पकड़ के आता है वो 7 मार्क्स के लिए है। ओके, तो एकदम इजी भी है, मार्क भी देने वाला है और लर्न करने में भी आसान है। ओके। हाँ, so paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large number in the mud of paddy fields to feed upon the grasshopper, and snakes are also present therein to feed upon their favorite food, frogs. तो यही जो हमने फूड साइकिल देखी ना, अभी फूड चेन देखी ना, तो उसमें भी वो आपको आंसर मिलेगा। सपोज यू कैन इमेजिन, ये ग्रास जो बोला है, वो ग्रास मतलब अपना पैडी फील्ड होगा। पैडी फील्ड मतलब ये भात खेती हम करते हैं ना, वही रहता है। तो उसमें क्या रहता है, कभी खेत पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि ये खेत में जब पैडी हमारे बड़े हो जाते हैं, तब उनके ऊपर ग्रास ऑपर दिखते हैं, बहुत सारे ग्रास ऑपर रहते हैं। और नीचे मड में बहुत सारे फ्रॉग रहते हैं। और फ्रॉग के साथ आजू बाजू में जो हमारा साइड फील्ड के साइड में जो एरिया रहता है उसमें बहुत सारे स्नेक रहते हैं। और ये स्नेक को खाने वाला ईगल तो इधर उधर घूमता ही है। तो समझ लो कि ये एक खेत है हमारा, ये खेत में ये हमारा ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर पे डिपेंड रहने वाला फ्रॉग भी उसी खेत में है। और उसके साइड में भी ये स्नेक रहता है और आजू बाजू में वो ईगल रहता है। तो देखो ये फूड चेन एक ही एग्जांपल में आपको बता दिया है कि पैडी कल्टीवेशन में क्या क्या होता है, और वहाँ अपनी पूरी की पूरी फूड चेन उधर एडजस्ट होती है। तो however if frog population declines all of sudden, अभी तो आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर ऐसा हो गया, क्या हो गया? मराठीत एकदा मुलांना सांगते म्हणजे बाकीच्यांना कळेल की बघा, जी भात शेती असते त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला तुम्हाला असे ग्रास होपर्स दिसतात। त्या ग्रास होपरला खाणारे बेडूक पण खाली जमिनीवर चिखलात असतात। त्याच्यानंतर त्या बेडकांवर डिपेंड असणारे स्नेक्स पण त्याच्या आजूबाजूला साईडला शेतावर फिरत असतात। आणि ऑफकोर्स ईगल वगैरे असतात किंवा ते जे पक्षी आहेत ईगल खाणारे, ते मोस्टली तुम्हाला त्याच्या आसपास कुठेतरी दिसतच असतात। म्हणजे ही फूड चेन कंप्लीट आपली त्या शेतामध्ये आहे। आता समजा जर त्या शेतामधलं काय सांगितलं त्यांनी, फ्रॉग पॉप्युलेशन डिक्लाइन्स, म्हणजे समजा फ्रॉग एकदम कमी झाले किंवा त्या शेतामध्ये जर फ्रॉग नसतील तर काय होईल, हा त्यांचा क्वेश्चन आहे बघा। व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप? समझ में आया क्या होगा? एकदम फ्रॉक अगर नहीं होंगे, वो कम हो गए, डिक्लाइन मतलब कम हो गए,
तो ये ग्रॉस हॉपर है, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। समझ में आता है? तो वो खेत के लिए बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये ग्रॉस हॉपर से उनका ये पैडी को बहुत इफेक्ट होता है। ये मतलब उनका जो फील्ड जो हम मिलने वाला है हमें यील्ड, वो बहुत कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ग्रॉस हॉपर बढ़ जाएंगे, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ क्या? ये फ्रॉग कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच इज इंक्रीज। हाँ, तो अगर वही सेम क्वेश्चन है, फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो गया तो क्या होगा? विच कंज्यूमर इज डिक्लाइन, कौन कम हो जाएगा? ऑफ कोर्स, फ्रॉक के ऊपर जो बड़े होने वाले हैं एज अ फूड करके फ्रॉक का यूज जो करते हैं वो स्नेक, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका फूड उन्हें नहीं मिलने वाला। और ऑफ कोर्स इंक्रीज कौन होगा? जो ग्रास होपर्स है वो सब के सब इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया? देन व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, क्या होगा जाएगा? पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा स्पॉइल हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्लेनेशन ऑफ फ्रॉग। मतलब ये फूड चेन में ईच एंड एवरी पार्ट जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसमें से कोई भी कम हो गया, कोई भी बढ़ गया, तो उसका पूरा इफेक्ट हमारा फूड चेन पे होता है। ओके, तो मराठीमध्ये आता परत एकदा सांगते मुलांना बघा, की जर फ्रॉकची संख्या कमी झाली तर ऑफकोर्स काय होणार आहे, तुमचे जे नाकतोडे आहेत ते वाढणार आहेत, आणि नाकतोडे वाढले की ते शेतातलं सगळं धान्य आहे ते खाऊन टाकतात, त्यामुळे आपल्या पिकाची नासाडी होणार आहे, म्हणजे पहिलं आपलं पीक कमी होणार आहे। आणि दुसरं मुख्य म्हणजे काय होणार आहे, की दुसरा प्रश्न तुम्हाला सांगतोय की त्याच्यावर डिपेंड असणारा जो फ्रॉगवर डिपेंड असणारे जे स्नेक्स आहेत त्यांना खाद्य मिळणार नाही, त्यांचं फूड मिळणार नाही, त्यामुळे त्यांची संख्या कमी होणार आणि नाकतोड्यांची संख्या वाढणार। म्हणजे थोडक्यात काय करायचं आहे, की जर फूड चेन मधला एखादा घटक जरी नष्ट झाला तरी संपूर्ण फूड चेनवर त्याचा इफेक्ट होतो। कळलं सगळ्यांना? देन व्हॉट इज द एन्व्हायरमेंट, जसं इकोसिस्टीम मी तुम्हाला सांगितलं तसंच एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय, आणि व्हॉट इज इन इन्क्लूड इन एन्व्हायरमेंट, की एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? तर एन्व्हायरमेंट म्हणजे अगदी सिंपल आहे, की तुमच्या अवतीभोवतीचं संपूर्ण जे वातावरण आहे, परिसर आहे, त्याला काय म्हणायचं? एन्व्हायरमेंट म्हणायचं। आता त्याच्यामध्ये काय येतात, तर त्याच्यामध्ये पण तुमचे बायोटिक आणि अबायोटिक असे दोन्ही फॅक्टर येत आहेत। कळतंय? मग आता त्या बायोटिक आणि अबायोटिक मध्ये काय काय येतं ते आज तुम्ही आता बघणार आहात। बघा, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत बड़ी कंसेप्ट है। मतलब मैंने आपको ये अभी बताया कि आवर अर्थ इज एक बिग और लार्ज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है और एनवायरमेंट क्या है, उनका रिलेशन क्या है, अभी समझ में आएगा। Physical, chemical, and biological factors affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment। समझ में आया? सब के सब, इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक और अबायोटिक में क्या क्या आता है? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। समझ में आया? और उनको बोलते हैं एनवायरमेंट। इन शॉर्ट, एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। ओके, मैंने पहिले ही आपको बताया की एनवायरमेंट म्हणजे काय आहे, की आपल्या अवतीभोवतीचा सगळा परिसर। It includes many biotic and abiotic and natural and artificial factors। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सबको मिल गया? What is included in environment? It includes many biotic, abiotic, natural and artificial factors। पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट से एंड तक सब अंडरलाइन कर लेना। ओके, there are two main types of the environment, one is natural and second is artificial। तो रिलेशनशिप जो आपको पूछा है वो 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको 2 मार्क के लिए लिखना है। समझ में आया? एक वर्ड भी इसमें से मिस नहीं करना है, ओमिट नहीं करना है। ओके,
बघा मुलांनो, तुम्हाला एन्व्हायरमेंट आणि इकोसिस्टीम मधला संबंध जेव्हा विचारतात तेव्हा तुम्हाला हे सगळं सांगायचं आहे, कारण ईच अँड एव्हरी वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. समजलं? 2 मार्कासाठी तुमच्याकडनं एवढं एक्सपेक्टेड आहे. आता आपले 2 प्रकार सांगितले त्याने, एक नॅचरल सांगितलं आणि दुसरं आर्टिफिशियल म्हटलं. आता नॅचरल म्हणजे नैसर्गिक, तर त्या नैसर्गिक मध्ये काय येतं? जे आपण काही न करता निसर्गता असतं त्याला नॅचरल म्हणायचं. समजलं? नॅचरल एन्व्हायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एअर, एटमॉस्फियर, वॉटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. बघा, फर्स्ट लाइन जो है उसको भी अंडरलाइन कर लो कि इन नेचुरल जो है उसमें क्या क्या आता है। तो हवा तो नेचुरल है, एटमॉस्फेयर नेचुरल है, वाटर तो नेचुरली आता है, हमने कुछ डाला नहीं है, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब नेचुरल है, तो इसको इंक्लूड करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। ओके। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो आप सबको मालूम है बायोटिक और बायोटिक फैक्टर। तो ये हमने जो पूरा सब एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड जो बोला है ना, वो सब अबायोटिक में आते हैं। और लिविंग है, और इसके अंदर क्या आता है ये मैं बताती हूँ कि जो मैनमेड है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल मतलब जो हमने गाड़ी बनाई है वो आर्टिफिशियल, उससे धुआं निकलता है वो आर्टिफिशियल। जो हमने कंपनीज बनाई है वो आर्टिफिशियल है, उसमें से जो केमिकल निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, वो सब आर्टिफिशियल में आता है और वो सब अफेक्ट होता है। जो नेचुरल है उसका अफेक्ट मतलब ऐसा बोलेंगे तो अच्छा अफेक्ट रहता है वो, लेकिन आर्टिफिशियल है उनका अफेक्ट हमारे बॉडी पे और लिविंग थिंग पे और एनवायरनमेंट पे ज्यादा होता है। ओके। बेसिकली एनवायरनमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक फैक्टर्स। देखो कौन से, एक एक लाइन के अंदर आपको बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर आते हैं, और मैंने पूरा का पूरा बायोटिक के अंदर क्या है, अबायोटिक के अंदर क्या है, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज आप ध्यान में रखो बायोटिक और अबायोटिक, इस क्योंकि ये दोनों वर्ड एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके। The science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology। अभी तक तो मैं इकोसिस्टम बोल रही थी, आपको मालूम है? तो अभी इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? Biotic and abiotic factors deals with the study of interaction between the environment is called as ecology। Underline कर लो, what is ecology, what is ecosystem, what is environment, ये छोटे छोटे टर्म है और ये टर्म आपको क्वेश्चन में, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं खाली 1 मार्क के लिए। ओके। Basic fundamental units used to study the ecology is called as ecosystem। वही इकोलॉजी जब हम लर्न करते हैं, जो बेसिक टर्म्स में आता है हमें, तो उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके। परत एकदा मराठीतल्या मुलांसाठी सांगते की बघा, हे वातावरणामधले जे काही घटक आहेत, हवा, पाणी, नंतर ऍटमॉस्फिअर म्हणजेच वातावरण, जमीन, हे सगळे तुमचे बायोटिक आणि अबायोटिक यांच्यामध्ये येत असतात। कळतंय? आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत ते बायोटिक मध्ये येणार, आणि त्या बायोटिक मध्ये तुमचे प्राणी, वनस्पती आणि बॅक्टेरिया हे सगळे असतात। आता ह्यांचा सगळ्यांचा खूप एकमेकांशी संबंध आहे, कारण ते सगळे एकमेकांवर डिपेंड आहेत। फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला याच्यासाठी एक जंगलाचं देते बघा। समजा तुम्हाला मी पॉन्डचं सांगितलं की पॉन्ड हे एक इकोसिस्टीम झाली, तसंच जंगल पण एक इकोसिस्टीम आहे। कसं? तर जंगलामध्ये गेला तर तुम्हाला डोंगर दिसत आहेत, म्हणजे डोंगरावर तुम्हाला माती दिसते, खडक दिसतात, वाळू दिसते, सगळं दिसतं। म्हणजे हे झाले अबायोटिक घटक। आणि दुसरे आहेत ते झाडं असतात, त्या झाडांवर पक्षी असतात, पक्ष्यां माकडं असतात, म्हणजे असे
बरेचसे घटक तुम्हाला तिथे दिसत आहेत. म्हणजे थोडक्यात सांगायचंय, बायोटिक आणि अबायोटिक घटक हे तुमचे त्या वातावरणातले, पर्यावरण म्हणजे एन्व्हायरमेंटचे मोठे घटक आहेत आणि त्याच्यावरच सगळं तुमचं हे इकॉलॉजी आणि इकोसिस्टीम डिपेंड आहे. ओके. एन्व्हायरमेंट कन्सिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टीम. बघा, वातावरणामध्ये खूप अशा इकोसिस्टीम आहेत. एक पॉन्ड ही एक मी तुम्हाला छोटीशी सांगितली, पण अशा बऱ्याच आहेत. आता मी जंगलचं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं, ती पण एक इकोसिस्टीम झाली. कळतंय? हा. वी हॅव स्टडीड सम इकोसिस्टीम इन अर्लियर क्लासेस. A small pond is an ecosystem where the earth is the largest ecosystem. देखो, pond is the smallest and earth is the largest. आता अर्थच्या अंदर तर खूप आहेत इकोसिस्टीम. म्हणजे थोडक्यात सांगायचंय, छोट्या छोट्या इकोसिस्टीम एकत्र येऊन आपलं ही अर्थची इकोसिस्टीम तयार झालेली आहे. इन ब्रीफ, biotic and abiotic factor occupying a definite geographical area and their interactions collectively constitute the ecosystem. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं आहे, आता जिओग्राफिकल म्हणजे थोडक्यात सांगायचं, भौगोलिक असा त्याला शब्द आहे मराठीत, की हे सगळं जे आपण वातावरण म्हणतो, मग त्याच्यामध्ये तुमचं सगळं येतात. म्हणजे लँड येतं, एअर येतं, सी येतात, मग सगळ्या गोष्टी आल्या आणि तुम्ही जॉग्रफीचा स्टडी करता तेव्हा त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला नद्या, समुद्र, पठार हे सगळं येत असतं. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं, ह्या प्रत्येक जॉग्रफी मधल्या प्रत्येक कन्सेप्टला जर तुम्ही एक घेतला विचारात, तर तुम्हाला जॉग्रफी मध्ये सुद्धा बऱ्याच इकोसिस्टीम बघायला मिळतात. आणि ह्या सगळ्या सगळ्या छोट्या छोट्या इकोसिस्टीम तुम्हाला कुठे आहेत, तर आपल्या सगळ्या वर्ल्डच्या मॅपवर आहेत ना ह्या सगळ्या. म्हणजे थोडक्यात सांगायचंय, आपल्या जी अर्थ आपण म्हणतो, जो अर्थचं तुमची डायग्राम आहे, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या सामावलेल्या आहेत की नाही. म्हणजेच इज कलेक्टिव्हली कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टीम. समजलं सगळ्यांना? ओके. आता पुढे बघा. ए ह्युमन एक्झिस्टन्स इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ नेचर. तुम्ही फक्त नुसता थोडासा असा विचार करा की ह्या निसर्गामध्ये झाडं पानं नसतील किंवा पाणीच नसेल पृथ्वीवर, तर आपण कितीही आपल्याकडे बुद्धी असू द्या, कितीही आपल्याकडे ताकद असू द्या, किंवा आपण कितीही टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करत असू द्या, आपल्याला जगता येईल का रे? म्हणजे हवा महत्वाचा घटक आहे आपला, पाणी महत्वाचा घटक आहे, फूड साठी आपण निसर्गावर डिपेंड आहोत. आपण कितीही टेक्नॉलॉजी यूज केली तरी आपण अन्न तयार करू शकतो का? आपण आपल्या सगळ्या वनस्पतींवर, जे तुम्ही काही खाता अन्न, ते कशांना मिळतं तुम्हाला? वनस्पतींपासून मिळतं. म्हणजेच विदाउट नेचर, विदाउट निसर्ग आपण आपलं लाईफ जगूच शकत नाही किंवा पृथ्वीवर आपलं अस्तित्व टिकूच शकत नाही. म्हणजेच आपल्यासाठी हे निसर्ग खूप महत्वाचा आहे. आणि मग त्यासाठी तुम्ही त्याची काळजी करणं, त्याची केअर करणं, त्याचं कन्झर्वेशन करणं खूप मोठं म्हणजे तुमची जबाबदारी आहे. आता हे पुढे जाऊन आपण शिकणारच आहोत, पण आता तुम्हाला समजलं पाहिजे की निसर्ग हा तुमच्यासाठी किती महत्वाचा आहे. त्यामुळे तुम्ही त्या निसर्गाला डिस्टर्ब करायचं नाही, उलट त्याचं वाढवण्यासाठी काळजी करायची. ओके. परत हिंदी मधल्या मुलांसाठी सांगते कि ये नेचर जो है ये बहुत हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. बिना नेचर के हमारा लाइफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हवा के लिए, जीने के लिए हम नेचर पे डिपेंड रहते, फूड के लिए हम नेचर पे डिपेंड रहते, वाटर के लिए हम नेचर पे डिपेंड रहते. तो नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके. Hence, it is basic responsibility of human being to preserve the nature. Preserve means क्या करना है, उसकी टेक मुझे केयर करने हैं, ये हमारा बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारी है. ओके. विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस, मतलब ये जो नेचर है उसका कुछ भी हमें जो बैलेंस है वो बिगाड़ना नहीं है, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल ही नहीं करना है. ओके. It is said that we have got this earth planet on lease from our future generation. देखो, ये हमारे लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन आगे जाके हमारा जो जनरेशन आने वाला है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तो ह्यूमन बींग है, 50-60 साल तक जिएंगे और बाद में वैनिश हो जाएंगे. लेकिन हमारे बाद हमारा यंग जनरेशन आने वाला है ना,
तो उनके लिए भी ये नेचर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खुद के लिए ना सही, लेकिन अपनों के लिए तो नेचर का ये प्रिजर्वेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रॉम आवर एंसेस्टर। देखो ये हमारा क्या पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है। जो हम बोलते हैं ना हमारे बाप का खेत है, तो ये नेचर जो बोलते हैं वो सबका है, किसी का नहीं होता है। समझ में आया? फिर भी उसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन करना हमारा जिम्मेदारी है। ओके, hence we should not forget to conserve it for ourselves and for future generation. So हमें क्या करना है, हमारी जिंदगी जीते जीते नेचर का बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, और ऊपर से उसका कंजर्वेशन करना है। और ये कंजर्वेशन किस तरह से करना है वो आगे जाके हम सीखने वाले हैं। तर मराठीवाल्या मुलांना परत एकदा सांगते की निसर्ग खरंच आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे। कारण आपण कितीही प्राणी म्हणजे मनुष्य प्राणी आपण खूप हुशार आहोत, पण बिना निसर्गाचं आपलं लाईफ काहीच नाहीये। कारण आपण सगळ्या गोष्टींसाठी निसर्गावर डिपेंड आहोत। त्यामुळे आपलं स्वतःचं पण लाईफ आणि आपल्या यंग जनरेशनचं येणारं पण लाईफ जर तुम्हाला व्यवस्थित जगायचं असेल तर आपल्या निसर्गाचं संरक्षण करणं आपली जिम्मेदारी आहे। मग ती कोणी करायची, तर ती प्रत्येक या पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसाने करायची आहे। आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही यंग जनरेशन जे आहेत त्यांचा इम्पॉर्टंट रोल आहे, कळतंय? त्यामुळे इथून पुढे निसर्गाला कुठेही काही कशाही प्रकारे डिस्टर्ब करायचं नाही। इवन गार्डन मध्ये गेल्यावर तुम्हाला मोठा बोर्ड दिसतो बघा, डोंट प्लग द फ्लावर्स, दिसतो, तरी पण तुम्ही झाडं तोडता, पानं तोडता, फुलं तोडता, समजतंय? हा, तर ते जे रूल्स दिलेले आहेत त्यांना फॉलो करायचं। कुठे पिकनिकला गेला तर कुठेही त्या ज्या स्पॉटला जाता तिथला निसर्ग जो आहे त्याला बिलकुल डिस्टर्ब करायचं नाही। ओके, देन एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन। आता त्याचं संरक्षण कसं करायचं, देखो विच फॅक्टर्स अफेक्ट द एन्व्हायरमेंट, म्हणजेच एन्व्हायरमेंटवर अफेक्ट करणारे फॅक्टर्स कोणते आहेत। आता आपण माणूस आहोत, मी तुम्हाला सांगितलं कम से कम 10% तुम्ही माझं ऐकणार आहात, पण बाकीचे जे कोणी आहेत की ज्यांना काही म्हणजे त्या एन्व्हायरमेंटला काहीतरी डिस्टर्ब करणारे आहेत, मग असे फॅक्टर्स कुठले आहेत त्याचा अभ्यास आता आपण करणार आहोत। समजलं? आणि ते कसे डिस्टर्ब करतात। What will happen if number of consumers in environment goes on increasing gradually? आता ह्या एन्व्हायरमेंट मधले जर कंझ्युमर्स त्याचा वापर करणारे जर खूप असे वाढतच गेले तर काय इफेक्ट होईल। फॉर एक्झाम्पल तुम्ही असं नुसतं एक जंगलाचं घ्या की सपोज जंगलातल्या झाडांना कंटिन्युअस जर माणूस तोडत राहिला तर जी ग्रोथ आहे झाडांची ती फार स्लो होत असते आणि आपला जो कापण्याचा किंवा तोडण्याचा जो स्पीड आहे तो जास्त असतो। त्यामुळे नक्कीच काय होतंय, जंगल कमी झालेत। समजतंय? म्हणजेच हा अफेक्ट होतोय। मग तो कोण करतोय, तर हे आपल्यासारखेच बरेचसे प्राणी करत असतात। आपण कंपन्या ओपन करतोय, स्थापन करतोय, तेव्हा काय होतंय, पोल्युशन करतोय, मग त्याचा इफेक्ट एन्व्हायरमेंटवर होत असतो। म्हणजेच हे सगळं न कळत कोण करतोय, तर आपल्यासारखे असे बरेचसे प्राणी आहेत। व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, बघा तोच प्रश्न आला तुम्हाला, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री इस्टॅब्लिश ऑन रिव्हर बँक ऑन द रिव्हर इकोसिस्टीम। बघा अगदी साधा सोपा प्रश्न आहे की एका नदीच्या काठी समजा एखादी कंपनी स्थापन केली तर सगळ्यात महत्वाचं काय असतं की कंपनीमधनं जे काही केमिकल्स वेस्ट मटेरियल म्हणून फेकलं जातं ते कुठे फेकलं जातं, ऑफकोर्स नदीमध्ये सोडलं जातं। कारण नदीच्या पाण्यातून किंवा नदीच्या प्रवाहामुळे ते कुठे जाणार आहे, वाहून जाऊन समुद्राला मिळणार आहे। पण त्याच वेळेला काय होतं माहितीये, त्या नदीमध्ये वाढणारे जे छोटे छोटे मासे, छोटे छोटे प्राणी जे आहेत त्यांच्यावर ह्या सगळ्या केमिकलचा इफेक्ट होतो आणि ते सगळे मरून जातात। समजतंय? म्हणजेच न कळत या इंडस्ट्रीचा इफेक्ट या जे रिव्हर मध्ये असणारे जे प्राणी आहेत त्यांच्यावर होतोय। कळतंय? When some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment and ultimately affect the existence of the biotic factor। म्हणजे थोडक्यात सांगायचं आहे
कि बच्चों देखो, हम जो हमारा इम्प्रूवमेंट, हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे जो प्रोग्रेस हम देख रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस करते करते हम क्या कर रहे हैं, एक साइड में हम हमारा एनवायरमेंट है, हमारा नेचर है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एनवायरमेंट डिस्टर्ब करते हैं। तो बिना डिस्टर्ब एनवायरमेंट को हम अपना जो डेवलपमेंट है, अपना जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो कैसे करें, ये हमें पहले सोचना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स लगाता है कि जो कहीं इंडस्ट्री से जो कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट निकलता है, तो ये सीधा ऐसा रिवर में नहीं डालना है। तो उनको कहाँ कैसे छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, इसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे कम से कम कैसे होगा, ये सब रूल्स कंपनी वालों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, तब भी जाके ये कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर भी इफेक्ट तो हो जाता है। अभी ये है, ये हमें नहीं है, लेकिन उसके साथ में एक दिया है, देखो वो स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड, बट नॉट टू ग्रीड। ये महात्मा गांधी ने लिखा है, बोला है कि अर्थ पे जो कुछ भी है, तो सब कुछ जो है, जो प्राणी है, वनस्पति, उनकी जो नीड है, जो जिंदगी जीने के लिए जो नीड है उनकी, उसके लिए अर्थ सफिशिएंट है। लेकिन हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमारा प्रोग्रेस डेवलपमेंट करते करते हमारा जो नीड जो है बढ़ गई है, जो हम बोलते हैं ना, ग्रिड। ग्रिड मतलब क्या है? नॉन स्टॉप बढ़ने वाली हमारी नीड है। कुछ जरूरी चीजें नहीं है हमारा, बहुत सारा ऐसा बोलेंगे तो नीड है। क्लोथ, क्लोथ शेल्टर एंड क्या बोलेंगे हम, जो हमारा घर रहता है वही है। तो फूड, शेल्टर और क्लोथ वही हमारा नीड्स रहता है। लेकिन अब जाके हमें बहुत सारे नीड्स हमने खुद ने तैयार किए हैं, तो वो तैयार किए नीड्स पूरी करने के लिए अर्थ काफी नहीं होती है। ओके, तो हमारे जो नीड्स है वो कम से कम रहेंगे, तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलो, अभी मैं देखती हूँ सीधा आपको कितना समझ में आया, कितना प्रॉब्लम है। एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? सब समझ में आ गया? एकदम आज का लेसन सिंपल है, और सबको अपने एनवायरनमेंट के बारे में मालूम है, नो डाउट, वेरी गुड। चलो, फिर जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। At present, many environmental problems have been arisen due to the effect of various natural and artificial factors on the earth. जो जो हम प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, उसके पीछे कौन है? कुछ कुछ नेचुरल और ज्यादा आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं। ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज वन ऑफ दोज मेन फैक्टर। हम समझ में आया? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और पोल्यूशन का रीजन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारा इंडस्ट्री। और हमने जो डेवलपमेंट की है, जो पहले हम साइकिल यूज करते थे, पैदल चले जाते हैं, लेकिन अब हम 10 मिनट की दूरी पे जाना है तो भी हम गाड़ी लेके जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं। ओके, तो जहाँ जरूरी है वहां ही गाड़ी यूज करना है। तो अभी से हम खुद सब अपने खुद में डालेंगे कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा, एनवायरमेंट सेव करना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। कंटेमिनेशन मतलब क्या है? जो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, सब जो बिगाड़ रहे हैं, उसको कंटेमिनेशन बोलते हैं। तो ये पॉन्ड रहेगा, रिवर रहेगा, उसमें जब केमिकल डालेंगे तो वो पानी अपने आप कंटेमिनेट हो जाएगा। और कंटेमिनेशन की वजह से क्या होगा? वो जो लाइफ रहता है, पानी वाला जीव रहता है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझ में आया? unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or human activities is called as environmental pollution। जो artificial factors है, उसमें
जो हमारा ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बाकी जो एनिमल्स रहते हैं वो कुछ ज्यादा खुद का डेवलपमेंट नहीं किया है, तो उनकी वजह से बिल्कुल नेचर डिस्टर्ब नहीं होता है। वो खाली अपना फूड चेन फॉलो करते हैं और अपना एग्जिस्टेंस ये अर्थ पे रखते हैं। लेकिन हम जो हमारा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेस करते समय हम अपना जो एनवायरमेंट डिस्टर्ब करते हैं उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबको समझ में आया? फिर एक बार बताती हूँ की मुलांनो जरा लक्ष द्या की या पृथ्वीवर काय आहेत, नॅचरल आणि आर्टिफिशियल असे दोन भाग आहेत. मग त्याच्यामध्ये नॅचरल मुळे थोडस कुठेतरी डिस्टर्ब होत असतं, पण आर्टिफिशियल मुळे संपूर्ण आपलं जे पर्यावरण आहे ते डिस्टर्ब होतं. आणि त्याच्यामध्ये मेन काय आहे तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण जे पोल्युशन करतो, प्रदूषण करतो ते. आणि प्रदूषणाची कारणं काय असतात, तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण जे काही स्वतःची प्रगती करण्यासाठी कंपनी डेव्हलप करतो, इस्टॅब्लिश करतो, स्थापन करतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये जे काही प्रोडक्शन मिळवतो, तेव्हा ते प्रोडक्शन मिळवताना त्याच्यामध्ये वेस्ट मटेरियल पण भरपूर असतं. आणि मग ते वेस्ट मटेरियल आपण काय करणार, तर कुठेतरी आपण नेचरमध्येच, निसर्गामध्येच सोडून देत असतो. मग सोडताना मोस्टली आपण ते नद्यांमध्ये सोडतो किंवा जमिनीवर सोडत असतो. त्या वेळेला आपण तिथे सगळं पोल्युशन घडवून आणत असतो. आणि हे सगळं घडवतो ते कोण करतं, तर मोस्ट ऑफ द हे सगळं आहे ते ह्युमन बिंग म्हणजेच आपण मनुष्य प्राणी करतो. समजतंय? आणि म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे की अननेसेसरी अँड अनएक्सेप्टेबल चेंज, जे खरोखर म्हणजे गरजेचं नाही आहे आणि निसर्गाला हे अजिबात म्हणजे चालणारच नाहीये असं हे सगळं डिस्टर्बन्स आपण मॅनमेड आहे, म्हणून त्याला आर्टिफिशियल म्हटलेलं आहे. समजतं? इन सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट ड्यू टू द नॅचरल इव्हेंट ऑर ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज इज कॉल्ड एज एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. दॅट इज direct or indirect changes in physical, chemical, and biological properties of air, water, and soil, which will be harmful to human and other living beings in environmental pollution. बहुत इंपॉर्टेंट ये दो लाइन्स है, कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सीधा भी म्हणजे डायरेक्टली हम एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, नहीं तो इनडायरेक्टली करते हैं। तो इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, जो कंपनी का वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो रिवर में डालते हैं, तो ये इनडायरेक्टली हो जाता है। ये व्हीकल्स करते चलाते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हम यूज करते हैं, वो सीधा डायरेक्टली हो जाता है। समझ में आया? तो इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट चेंज जो है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो एनवायरमेंट के मेन पार्ट है। और ये कहाँ होता है, पोल्यूशन कहाँ होता है, कहाँ होता है? एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और सॉइल पोल्यूशन होता है। समझ में आया? हाँ। वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। हाँ। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारा इंडस्ट्री बढ़ गया है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द नॅचरल रिसोर्सेस। ही निसर्गाकडनं आपल्याला जे काहीतरी मिळतंय ते फार थोड्या प्रमाणामध्ये असतं। म्हणजे निसर्गाने तुम्हाला आता सांगितलं मी की निसर्गामध्ये जे आहे ते फक्त तुमच्या गरजा पुरवण्यासाठी आहे, तुमच्या गरजा भागवण्यासाठी आहे। पण तुमची रिक्वायरमेंट इतकी फास्ट आहे, पॉप्युलेशन इतकं फास्ट आहे की निसर्ग तिथे कमी पडतोय आणि त्यामुळे सगळं संपूर्ण सगळं जे काही एन्व्हायरमेंट आहे ते डिस्टर्ब होऊन जात आहे। हे थोडक्यात सांगायचं, आपण इतक्या गाड्या वापरतो, इतक्या गाड्या वापरतो की जे काही पेट्रोल डिझेलचं उत्पादन आहे ते आपल्याला कमी पडायला लागतं आणि कमी पडतं म्हणूनच त्याचा रेट वाढला जातो आणि मग त्याचं प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी दुसऱ्या बाकीच्या ठिकाणी त्याचं म्हणजे शोध घेतला जातो, केलं उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातात आणि हे सगळं करण्याच्या नादामध्ये काय होतंय तर नेचरला आपण खूपच असं डिस्टर्ब करतोय। समजलं? various reasons like population explosion, fast industrialization, and indiscriminate use of natural resources and deforestation. दुसरं काय सांगितलं त्यांनी? जंगल तोड। आपण काही ना काही कारणांसाठी काय करतो, जंगल सगळं साफ करत असतो किंवा आपण शहरीकरण, बिल्डिंग बांधण्यासाठी, असं सिटी प्लॅन, असं वेल प्लॅन सिटी करण्यासाठी आपण काय करत असतो, एक म्हणजे जंगल तोड करतो। तिथे दिलं पण बघा त्यांनी
and unplanned urbanization are responsible for environmental pollution. म्हणजे तुम्हाला हे सगळं तिथे तुम्हाला सांगावं लागणार आहे की एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन साठी कोणकोणते घटक अफेक्ट करतायत. काय काय सांगितलं त्यांनी. फर्स्ट वन इज population of explosion. Second, fast industrialization. Third, indiscriminate use of natural resource. And next, deforestation and urbanization. समझ में आया. ह्या सगळ्या घटकांमुळे सगळा निसर्गाचा समतोल हा पूर्णच्या पूर्ण बिघडून गेलेला आहे. आता पूर्वी काय होत होतं बघा. पूर्वी म्हणजे जॉईंट फॅमिली असायची, त्यामुळे आपोआपच एका घरामध्ये खूप लोक एकत्र राहायची, त्यामुळे अशी खूप घरं लागत नव्हती. म्हणजे अं, थोड्या जागेमध्ये जास्त लोक राहिल्यामुळे तुमचं जो एरिया आहे जमिनीचा तो तुम्हाला चांगला असा निसर्गाने भरलेला मिळत होता. पण आता आपण सगळे वेगळे राहतो, त्यामुळे ऑफकोर्स काय झालं, आपलं स्वतःचं जागा असते तिथे घरं बांधतो, ऑफकोर्स डिफॉरेस्टेशन होतं आणि जंगलतोड करतो, नवीन कॉलनी उभ्या करतो, नवीन इंडस्ट्री स्थापन करतो, त्याच्यासाठी हे डिफॉरेस्टेशन होतं आणि त्याच्यामुळे पूर्णतः सगळं आपलं हे विस्कळीत होत आहे. समजलं. पुढे बघा. विच आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. तो ये है, फर्स्ट मैंने आपको बताया एयर पोल्यूशन, सेकेंड वाटर पोल्यूशन एंड थर्ड वन इज सॉइल पोल्यूशन. तो ये सब है पोल्यूशन के टाइप. ये पिक्चर आपको दिखाई देता है, देखो कितना पोल्यूशन है और बिकॉज ऑफ व्हीकल्स. समझ में आया. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन. अभी हमें ये पता करना है कि नेचुरल पोल्यूशन कैसा होता है, क्या होता है, किससे होता है, और आर्टिफिशियल पोल्यूशन क्या है. तो जो हम सामने देख रहे हैं जो पिक्चर, वो किस में आएगा. आर्टिफिशियल पोल्यूशन में आएगा. समझ में आया. हाँ. पोल्यूशन इज ब्रॉड कंसेप्ट. वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लाइक that of water, air, sound, soil, thermal, light pollution occurs around us. अभी मैंने आपको एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन बताया था. अभी बढ़ गए कौन से. साउंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन एंड बहुत सारे. तो ये कैसे होते हैं. जो हम साउंड करते हैं, आवाज करते हैं, जो लाइट बिजली बढ़ा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन जो बढ़ा रहे हैं, उसके लिए अलग अलग तरीका यूज कर रहे हैं. तो उसके लिए भी जो कुछ यूज करते हैं उसमें उसके प्रोडक्शन के जरिए हम क्या करते हैं, थर्मल प्रोडक्शन पोल्यूशन करते हैं. ओके. Ultimate adverse effect of all these is on existence of all the living organism, and out of this environmental conservation has become to need of our. We have studied the air pollution. देखो अभी क्या बताया है कि हम जो इतना सारा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये पोल्यूशन का इफेक्ट हम पर भी होता है और ये नेचर पे भी होता है. उसके नेचर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उस पे भी होता है, प्लांट्स रहते हैं उन पे भी होता है, और हर एक जो पार्ट रहता है उस पे होता है. तो ये कम करेंगे, कम से कम पोल्यूशन होगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसका जो लाइफ सेव करने के लिए हमें कुछ तो करना होगा. प्रोडक्शन तो करना ही है, डेवलपमेंट तो करना ही है, आगे तो बढ़ना ही है, टेक्नोलॉजी तो यूज करनी ही है. तो फिर ये सब करते करते हमें एनवायरमेंट का कंजर्वेशन कैसे करना है ये भी सीखना है. मालूम है. तो ये करने के लिए, ये कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी हम अभी देखने वाले हैं. समझ में आया. तो यहाँ तक तो मैं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अभी हम अपना हमारा टाइम तो हो गया है कंप्लीट. तो आज मैं यहाँ स्टॉप करूंगी, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि कंजर्वेशन में हमारा रोल क्या रहेगा. ओके. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसमें किसी को डाउट है क्या. एकदम इजी लेसन है, 2-3 बार पढ़ लो, मार्किंग कर लो, अंडरलाइन कर लो, और उसको 2-3 बार ऐसा फुल कंसंट्रेट होके कर लो. ये लेसन दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं लगेगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. कम से कम 7 मार्क के लिए तो आप ये प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे. एकदम इजी.
समझ में आया? और उसके ऊपर जो मतलब डेंजर क्वेश्चन थे वो सब रिडुस पार्ट में गए हैं, तो आपको तो और भी आसान हो गया। तो इसमें जो 7 मार्क है वो आप सबको मिलने चाहिए। इसके लिए आपको पूरा का पूरा ये लर्न करना होगा। समझ में आया? और ये मैं बोलती हूँ आपको, बहुत सारा मैं ये देती हूँ, होमवर्क देती हूँ, भेजते नहीं है बच्चे। होमवर्क आपका मुझे आता नहीं है, क्यों नहीं आता? पूरा का पूरा जो चैप्टर के नीचे दिया है वो पूरा मत भेजो, लेकिन जो कुछ करते हैं कम से कम 2-3 क्वेश्चन का तो मुझे भेज दो। आप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये तो मुझे पता होगा ना। तो अभी क्या करेंगे? आज का होमवर्क है हमारा, अभी मैं देती हूँ, 2-3 क्वेश्चन निकाल के आपको भेजती हूँ, लेकिन होमवर्क सब बच्चों ने कंप्लीट करना ही है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको लिखने की आदत रहेगी तो स्पीड रहेगा। ओके। और लिखने से ज्यादा ध्यान में रहता है, तो कम से कम 2-3 बार एक क्वेश्चन तो हाथ से जाना ही चाहिए, इसलिए तो आपकी एग्जाम होती है ना। जो आप लर्न करते हैं, ध्यान में रखते हैं, वो आपको कितना आता है वो मालूम करने के लिए तो वो एग्जाम रहती है। तो अभी तो एग्जाम नहीं होती है, तो कम से कम आप जो होमवर्क, रिटर्न होमवर्क है वो तो कंप्लीट करना ही है आपको। खाली लर्न करते रहेंगे और लिखने जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। आप खुद का टेस्ट खुद कर लो, खुद को इम्प्रूव करना है ना, तो कम से कम आपको खुद को ऐसा क्वेश्चन साथ में खाली क्वेश्चन लिख के लेने का, और आंसर आपने बिना किधर देखे लर्न कर किए वो सब आंसर लिखना है आपको बिना देखे। ऐसा हैबिट लगाएंगे, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, तब भी जाके आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आया? मैं बहुत कुछ ऐसा आपको बताती हूँ, जो मेरा मैं जो बताती हूँ वो आप फॉलो करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। ओके। तो चलो आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे। मैं आपको होमवर्क भेजती हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे सब बच्चों का होमवर्क मिलना चाहिए। ओके चलो, बाय बाय बच्चों। चलो बाय। बाय बाय।